हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। हम पिछला चैप्टर अध्याय 4 पढ़ चुके हैं, मानव जनन, जिसमें हमने जनन से जुड़ी बीमारियों के बारे में पढ़ा और उनसे उनकी रोकथाम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय 7, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। ये अध्याय 7 है आपका, लेकिन अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो ये अध्याय 8 है आपका, लेकिन अब तो कुछ चैप्टर हट गए इसलिए अध्याय आपका 7 हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। अब मानव स्वास्थ्य और रोग हम बात करें तो सबसे पहली चीज एक ही आती है कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य क्या होता है। अब यहां पर भी वापस वही भैया आ गए हमारे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भैया यहाँ पर भी टपक गए हैं, तो अब टपके हैं तो हम अब इन्हें हमें समझना भी होगा कि WHO इनके अनुसार क्या है। इनका स्पष्टता कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है, आप ध्यान से सुनना, कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक ना हो, वो मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। इंसान शारीरिक रूप से ठीक ना हो, वो मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति वही होता है। तो यहाँ पे WHO बोल रहे हैं कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल किसी रोग से ही नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। सामाजिक रूप से हम बात करें, शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शरीर में कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मानसिक रूप से तो व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को लेकर, तो जिससे हम टेंशन ज्यादा करते हैं तो वो भी एक बीमारी का कारण है। तो हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और एक होता है सामाजिक रूप से। समाज की अगर हम बात करें तो आज हर व्यक्ति एक समाज से जुड़ा हुआ है और समाज की कई सारी स्थितियां रहती है जिससे उसे गुजर कर जाना पड़ता है, तो वह समाज रूप से भी ग्रसित रहता है, तो उसे सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो ये जो परिभाषा थी वो WHO के अनुसार थी। अब हम बात करें अगले टॉपिक की, तो हमारा आता है कि रोग किसे कहते हैं। अब रोग मतलब एक प्रकार की बीमारी। रोग किसे कहते हैं बेटा, बीमारी को कहते हैं कि भैया रोग किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं रोग की परिभाषा, कि शरीर या उसके किसी भाग की अवस्था जिसमें उसके कार्यों में बेटा क्या उत्पन्न होती है, विसंगति या व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। विसंगति या व्यवधान। अब विसंगति की बात करें हम, जैसे सिंपल चीज, अगर हमें सर्दी होती है तो आपने देखा होगा कि सर्दी के कारण हमारी नाक बहने लगती है। नाक के बाद हमारे अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो ये क्या एक प्रकार की विसंगति है या उसमें होने वाला व्यवधान है, उसी को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इस चीज से ग्रसित रहता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। जो इन बीमारियों से ग्रसित होता है उसे क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। अब हम देखें कि रोग के प्रकार। अब जो रोग के जो प्रकार होते हैं, रोग के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। बेटा जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो बीमारी जन्म से उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। जैसे कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, या कोई आंखों से देख नहीं पाता है, अंधा है, कोई कानों से सुन नहीं पाता है, या कोई ऐसी बीमारी हो जो उसको बचपन से हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, जन्मजात रोग। अगर हम उपार्जित रोग की बात करें जो किसी कारक के कारण उत्पन्न होते हैं, किसी कारक के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपार्जित रोग। जैसे सर्दी है, ये उपार्जित रोग है एक प्रकार का। अगर हम बात करें कोई चीज से एलर्जी है तो एक प्रकार का ये उपार्जित रोग है। और जैसे अभी कोरोना आया था तो एक प्रकार का उपार्जित रोग था, ना ही कि वो जन्मजात रोग था। उपार्जित रोग कुछ समय तक के लिए होता है, कुछ समय बाद चला जाता है। अगर हम देखें उपार्जित रोग, तो उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। अगर हम संक्रामक रोग की बात करें तो इसे कहते हैं फैलने वाले रोग। ऐसे रोग जो फैलते हैं इसे कहते हैं संक्रामक रोग, और ऐसे रोग जो फैलते नहीं उन्हें क्या कहते हैं हम, असंक्रामक रोग। जैसे वही मैं कहूंगा कि हम अगर कोविड की बात करें तो कोविड एक प्रकार का क्या था, संक्रामक रोग था, एक प्रकार का फैलने वाला रोग था।
तो हमने यहाँ पर स्वास्थ्य की परिभाषा देखी, हमने यहाँ पर रोग के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने यहाँ देखा कि रोग के प्रकार कितने होते हैं और रोग के जो प्रकार है जन्मजात और उपार्जित, इसमें भी हमने देखा कि संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है। तो बेटा आप सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास अवेलेबल हो, ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अंतर है। ये अंतर जो है आपके लिए आईएमपी है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अंतर है कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। अब संक्रामक क्या होता है और असंक्रामक क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। जो संक्रामक रोग जो होते हैं वो वायरस के द्वारा फैलते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, फंजाई के द्वारा फैलते हैं और कृमियों के द्वारा फैलते हैं। तो ध्यान रखना, याद रखना कि संक्रामक रोग वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और कृमियों के द्वारा फैलते हैं। अब हम बात करें असंक्रामक रोग, तो ये स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, ये सिर्फ जो बीमार व्यक्ति जो होता है उसी तक रहते हैं, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास यह रोग नहीं फैलता, इसीलिए इसे असंक्रामक रोग कहते हैं। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की संक्रामक रोग में, तो ये संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक फैलता है। जो संक्रमित रोग जो होता है, संक्रामक रोग जो होता है, वो संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक फैलता है। जैसे सिंपल सी चीज है, कोविड जो था अभी, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, मतलब इसकी एक चेन बनती है। अब हम बात करें असंक्रामक रोग की, तो ये दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, ये सिर्फ जो बीमार व्यक्ति जो रहता है ये उसी तक सीमित रहता है, इससे अन्य व्यक्ति को नहीं फैलता। अब हम बात करें संक्रामक रोग के तीसरे पॉइंट की, कि इसका जो फैलाव होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इसका फैलाव होता है। अगर व्यक्ति सामने है तो भी इसका संक्रमण होगा, और व्यक्ति अगर सामने ना होगा तो भी इसका संक्रमण होगा। अब हम बात करें असंक्रामक रोग की, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो रोग होते हैं असंक्रामक रोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं फैलते हैं। अब देखें कि इसमें सबसे ज्यादा जो कारक होते हैं ये बाह्य कारकों के कारण होता है। संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होता है, लेकिन हम बात करें असंक्रामक रोग की, तो ये बाह्य तथा अंतर कारक दोनों के कारण फैलता है, किसी एक के कारण नहीं फैलता है। अब सबसे खास चीज यह है इसमें कि संक्रामक रोग के लिए जनता का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। जनता का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जब कोविड जब लगा था, तो लॉकडाउन आया था, हमने काफी सारी चीजों का उसमें ध्यान रखा, हमने मास्क लगाया, सैनिटाइजर का यूज करा, तो हमने क्या करा, अवेयरनेस रखी सभी चीजों को लेके, तो ये बीमारी क्या हुई, यहाँ से थोड़ी कम हुई। तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो इस रोग पर प्रभावी होता है, और इसमें अप्रभावी होता है। इसमें अगर हम जागरूक भी रहेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम देखें संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण है, जैसे टीबी, खांसी, सर्दी और कोविड, ये संक्रामक रोग के उदाहरण है। और असंक्रामक रोग की बात करें तो इसके हैं कैंसर, एलर्जी, विटामिन और हार्मोन्स की कमी, ये सभी असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। ये रोग, ये जो हमने अभी अंतर देखा संक्रामक और असंक्रामक रोग, ये आईएमपी है, ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास अवेलेबल हो। और हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट्स करना होगा नोट्स के लिए, तो आप कमेंट्स जरूर करें हमें नोट्स के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम आपके अगले टॉपिक की ओर, वो है हमारा विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग। मतलब जो विषाणु के द्वारा रोग फैलते हैं, जो जीवाणु के द्वारा रोग फैलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और ये आपको याद भी करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें से अधिकतर आते हैं। तो सबसे पहले चीज हम बात करें कि विषाणु जनित रोग, जो विषाणु के द्वारा फैलते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से फैलने वाले रोग। अब देखें कि सबसे पहला रोग है खसरा। जो खसरा जो रोग है, ये किस विषाणु के कारण फैलता है, तो खसरा रोग फैलता है पोलिनोमा मॉर्बिलोरम। खसरा रोग जो फैलता है वो फैलता है पोलिनोमा मॉर्बिलोरम, और ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, खासकर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादा फैलता है खसरा। अब हम बात करें छोटी माता वाला रोग, जो छोटी माता वाला रोग जो होता है, इसका जो विषाणु है ये वेरिसेला जोस्टर नाम का विषाणु होता है, जो कि विषाणु जो कि फैलता है, ये भी छोटे बच्चों में ही ज्यादा फैलता है, छोटी माता भी। अब हम बात करें पोलियो, तो जो पोलियो का जो विषाणु है वो पोलियो वायरस है, ये पोलियो वायरस के कारण फैलता है।
और हम बात करें अगला जो आता है विषाणु जनित, वो है रेबीज। ये रेबीज वायरस है, ये रेबीज वायरस के कारण फैलता है, और रेबीज जो पाया जाता है वो कुत्ते की लार में पाया जाता है। तो कुत्तों से विशेष रूप से सावधान होना चाहिए हमें। अब जीवाणु जनित जो रोग हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो रोग है वो टीबी, जिसे हम सफेद फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है टीबी को। टीबी का जो जीवाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाम बेटा थोड़े डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन हमारे लिए एक एक नंबर कीमती है, और आपको पता है कि एक एक बूंद से घड़ा भराता है, तो हमें घड़ा भी भरना है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अब उसके बाद है अगला रोग जो आता है जीवाणु जनित रोग है, वो है टाइफाइड, जिसको हम मोतीजीरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, टाइफाइड या मोतीजीरा। अब जो अगला रोग है वो हेजा जो फैलता है वो विब्रियो पोलरी के द्वारा फैलता है। और डिप्थीरिया रोग जो होता है वो जो जीवाणु है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण फैलता है। अगला जो रोग है हमारा निमोनिया जो फैलता है वो डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा फैलता है। तो ये जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग है और ये विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग है, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना है, आपको इनको पढ़ना है, क्योंकि एक नंबर में आएंगे। हम इनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग कौन है और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग कौन है, क्योंकि हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को कर रहे हैं, और हम वही प्रश्नोत्तर को करेंगे जो हमारे लिए बहुत खास है। तो कुछ क्वेश्चन और है इस चैप्टर के जो हमें करना है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो कि एलर्जी है। एलर्जी हमारे दिनचर्या में शब्द आता ही है कि हम कहते हैं कि हमें कभी इस चीज से एलर्जी है, कभी इस चीज से एलर्जी है। अब चीजों का तो छोड़ो, आजकल तो इंसान को इंसान से भी एलर्जी होने लगी है। तो ये एलर्जी है, ये एलर्जी जो है एक प्रकार की बीमारी है, इंसान से होने वाली वो एक बड़ी बीमारी है, लेकिन ये हमारे शरीर में होने वाली एक बीमारी है एलर्जी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलर्जी अगर हम देखें तो एलर्जी का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो एलर्जी जो होता है वो अति संवेदनशीलता का उदाहरण है। एलर्जी क्या है? अति संवेदनशीलता का उदाहरण। मतलब शरीर में कुछ कारकों का अति आवश्यक रूप से ज्यादा होना, वो क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। जैसे खास बात करें कि जो हमारे विभिन्न प्रकार की, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है जब एलर्जी जो है, अब जैसे हमने बोला है कि अति संवेदनशीलता का उदाहरण है। अब इसके कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर की जो त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। जैसे क्या होता है, त्वचा का लाल होना, छींक आना, आंखों से पानी, व त्वचा पर चकत्ते बनना बेटा मतलब धब्बे बनना किसी चीज के। तो ये क्या है? ये एक प्रकार के की एलर्जी है। ये मतलब ये हमारी डेफिनेशन है छोटी सी, ये हमारी परिभाषा है। आपको परिभाषा यहीं से बनानी है। हमने इसको पॉइंट्स में इसलिए दे रखा है ताकि आप इसको समझ सके और अच्छे से याद कर सके। तो आपको पॉइंट्स में तो नोट्स बनाना है, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में जब आप लिखने बैठो तो आपको इसको बिल्कुल डायरेक्ट सीधा ही लिखना, पूरी डेफिनेशन ही आपको देना है। ये समझने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स बनाए। तो क्या है? एलर्जी अति संवेदनशीलता का उदाहरण है, जिससे क्या होता है, त्वचा, हमारे शरीर की त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है तो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे त्वचा का लाल होना, छींक आना, आंखों से पानी आना और त्वचा पर चकत्ते बनना, ये सब किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण होता है। अगर हम कारक की बात करें एलर्जी के, तो क्या है? एलर्जी एक विशेष प्रकार के भोजन से भी हो सकती है। विशेष प्रकार का भोजन, जिससे कोई को क्या होता है कि कोई जो खाना जो होता है वो सूट नहीं हो पाता है भोजन, कि यार कोई बोलता है कि यार मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता है, इसके कारण मुझे सर्दी हो जाती है, या अगर ये खाना मेरे सामने आता है मुझे छींक आने लगती है। तो क्या होता है? विशेष प्रकार का भोजन भी इसके लिए कारण होता है। और दूसरी चीज होती है धूल के कण। अब धूल के कण और पराग कण, जैसे जो धूल के कण आते हैं, धूल उड़ती है तो उससे भी क्या होता है, लोगों को छींके आती है या सर्दी होना चालू हो जाती है। तो धूल के कण और पराग कण भी इसके कारक है। और हम बात करें कि एलर्जी उत्पाद पदार्थ दुर्लभ एंटीजन होते हैं। कैसे एंटीजन होते हैं? बिल्कुल दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलने वाले एंटीजन होते हैं, जो क्या होते हैं? एलर्जी के कारक कहलाते हैं। अब हम बात करें इसके प्रभाव की। अगर हम प्रभाव देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है, इसमें क्या होता है, उत्तक का फूलना, वह लाल हो जाना। इसके प्रभाव से हमारे शरीर का उत्तक क्या हो जाता है? फूल जाता है और क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। मतलब व्यक्ति को जब एलर्जी जो होती है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी वो करने लग जाता है चीजों को लेके। उसमें क्रियाशीलता इतनी बढ़ जाती है, जैसे हम देखते हैं जब सर्दी होती है तो आप देखते हो कि हमारी नाक फूल जाती है और लाल हो जाती है। तो उसका कारण ही वही है कि उत्तक का फूलना व लाल हो जाना। उसके बाद क्या होता है कि उस स्थान पर खुजली व जलन होना। जो भाग जो फूल चुका है, जहां पर लाल हो चुका है, वहां पर क्या होगा? आपको खुजली भी होगी और जलन भी होगी। अब देखें कि इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उस पर क्या पड़ता है? इसका महत्वपूर्ण प्रभाव
पड़ता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है कहीं ना कहीं वो कमजोर होता है किसी चीजों को लेकर। हम बात करें कि एलर्जी के कारण रोगी में प्रतिरक्षी अभिक्रिया के कारण मृत्यु होना एनाफाइलेक्सिस कहलाता है। मतलब एलर्जी अगर अत्यधिक शरीर में अगर बढ़ जाती है, क्रियाएं बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और एलर्जी के कारण व्यक्ति इतना साइको भी हो जाता है कि वो सामने वाले की जान तक ले सकता है, अगर उसे एलर्जी की बीमारी अगर उसे हो गई है। उसे साफ, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको साफ सफाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर जहां भी वो कुछ गंदगी देखते हैं तो वो बिल्कुल अपना आपा खो बैठते हैं, और वो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति की भी जान ले सकते हैं। तो यही वाली जो बीमारी है वो यहाँ पे जो दी गई है वो यही कहलाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये नोट्स हैं, आप नोट्स बनाते चलें, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक या कहें कि अगले बीमारी की ओर, जो कि है कैंसर। आपने पुरानी जो मूवियां देखी होगी उसमें अधिकतर जो जो हीरो होते थे वो डायलॉग देते थे, या किसी नेता को या कोई ऐसे अधिकारी को जो गवर्नमेंट अधिकारी होता था उसे कहते थे कि तुम देश के लिए कैंसर हो। कैंसर का मतलब कि तुम एक देश के लिए घातक बीमारी हो, जो देश को बीमार कर दोगे, देश को खत्म कर दोगे। तो जो कैंसर होता है वही हमारे लिए बिल्कुल घातक बीमारी है। ये या तो हमें ये सिर्फ खत्म करके ही मानता है कैंसर। तो कैंसर जो है, अगर हम बात करें कि कैंसर अनियमित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। कैंसर क्या है? अनियमित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। जैसे आपको पता है कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, और उत्तक क्या करता है? शरीर की रचना को बनाता है। तो जो उत्तक है वो अनियमित आकार से जब अगर वृद्धि करने लग जाए तो वही क्या हो जाता है? कैंसर का रूप ले लेता है। अब जिसे हम देखें कि इसका कारण क्या है, कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन तथा विकास क्या कारण कहलाता है? कैंसर का कहलाता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके जो प्रकार है वो है कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया और लिपोमास। ये इसके कारक हैं, ये इसके प्रकार है एक प्रकार के कैंसर के। ये परीक्षा में आता है कि भाई कैंसर कितने प्रकार का होता है, उसके कौन से कारक है, ये लिखिए। हो सकता है आपको 2 नंबर में आ जाए, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब जो होता है कार्सिनोमास, ये जो है ये एपिथियल उत्तक का कैंसर होता है। कार्सिनोमास एपिथियल उत्तक का कैंसर होता है, और कैंसर का 85% भाग होता है। कैंसर का कितना प्रतिशत भाग होता है? 85% भाग होता है। अब हम बात करें अगले की, सार्कोमास। जो सार्कोमास जो होता है वो संयोजी उत्तक का कैंसर होता है। सार्कोमास संयोजी उत्तक का कैंसर होता है, और यह अपेक्षाकृत कम होता है। शरीर में क्या होता है? अपेक्षाकृत बहुत कम होता है सार्कोमास। अगर हम बात करें लिम्फोमास की, तो जो लिम्फोमास है वो लिम्फेटिक उत्तक का कैंसर होता है। लिम्फोमास लिम्फेटिक उत्तक का कैंसर होता है, और कैंसर का 5% भाग होता है। कैंसर का ये 5% भाग होता है। अब हम बात करें अगले कैंसर की, तो जो है वो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसर जो होता है ये एक प्रकार का रक्त का कैंसर होता है, इसलिए इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और ब्लड कैंसर के कारण इसमें क्या होता है, जो रक्त जो है, रक्त में WBC की अधिकता के कारण ये होता है। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स की अत्यधिकता के कारण होता है। और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। याद रखना कि ल्यूकेमिया जो होता है वो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग नहीं है। अब अगला जो कैंसर है हमारा लिपोमास। लिपोमास जो होता है ये एडिपोज उत्तक के वृद्धि के कारण होता है। ये एक प्रकार का वसी उत्तक, एक प्रकार का कैसा है? ये वसी उत्तक है। देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हमारे बनते हैं कि भैया कभी आ जाएगी कार्सिनोमास किस उत्तक का कैंसर है, तो हमें याद होना चाहिए कि एपिथेलियल उत्तक का कैंसर है। कभी पूछ ले कि सार्कोमास किस उत्तक का कैंसर है, तो संयोजी उत्तक का कैंसर है। या पूछ ले कि ऐसा कौन सा कैंसर है जो शरीर में अपेक्षाकृत कम होता है, तो कौन सा होता है? सार्कोमास होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। तो ये जो चीजें जो होती है ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर चीजों को आपको नोट करना है। अगर आपको कुछ लग रहा है जैसे ये चीजें मैंने भी यहाँ पे होते, तो आपको इनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ताकि जब भी कॉपी खोलें याद करने के लिए तो ये हमारे सामने होनी चाहिए और हमें ये याद होना चाहिए। अब हम बात करें इसके लक्षण की, तो इसका जो लक्षण है, जैसे सबसे बड़ा चीज कि घाव का ना भरना। अगर शरीर पे कहीं भी घाव हो गया है तो वो घाव भरता नहीं है ज्यादा समय तक में, तो वही क्या कारण बन जाता है? कैंसर का कारण बन जाता है। फिर दूसरा है कि तिल या मस्सा द्वारा एकाएक तथा असामान्य लक्षण का प्रदर्शन करना। जैसे
चेहरे पे या कहीं शरीर पे बार बार मस्से हो रहे हैं, छोटी छोटी तिल हो रही है, उसको खत्म करने के बाद वो वापस से हो रही है, तो वो भी किसका कारण बनती है? कैंसर का कारण बनती है। अब दूसरा है कि अपच होना, खाने की चीजों को निगलने में परेशानी होना। अपच का मतलब जो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो वो बिगड़ जाता है, भोजन को पचा नहीं पाता है। और उसके बाद क्या होता है कि खाने की चीजों को निगलने में परेशान, अगर कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो गले से नीचे नहीं उतरती। अब हम बात करें कि शरीर के भार में कमी होना, मतलब एकदम से क्या होता है? वजन कम हो जाता है। अब है कि गले की खराबी तथा गले का घाव। अब कैंसर में होता है कि गले की खराबी भी होती है और गले में घाव भी हो जाते हैं। फिर क्या है कि असाधारण बार बार रक्त का निकलना, शौच तथा मूत्र विसर्जन की आदतों में परिवर्तन। अब जैसे यहाँ पे बोला ही है कि अपच हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है हमारा, तो इसके कारण क्या होगा? शौच तथा मूत्र विसर्जन की आदतों में भी क्या होगा? बार बार परिवर्तन होगा। तो ये कैंसर था, कैंसर के प्रकार थे और ये कैंसर के लक्षण थे जो कि आपके सामने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास भी हो तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो अगर कैंसर भी वैसे ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास सही है, आपकी इम्यूनिटी पावर सही है, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हरा सकते हो। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण भी है जो लोग आज कैंसर से लड़ कर आए हैं और आज भी जीवित है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिन्हें कैंसर होता है, अगर उन्हें पता चल जाता है कि हमें कैंसर है, तो वो अंदर ही अंदर टूटना चालू कर देते हैं, मन ही मन में टूटते जाते हैं, उनका मन घबराता जाता है और धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आ जाता है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो शरीर है वो हमारे विचारों पर रिएक्ट करता है। विचारों पर रिएक्ट मतलब करता है कि हम जैसे जो सोचते हैं तो हमारा शरीर भी वैसे ही तरह से रिएक्ट करता है। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे शरीर को लेकर, तो हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वास आपका जितना मजबूत होगा, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ जाएंगे, चाहे वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी क्यों ना हो। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? आपको कितना समझ में आया? या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो हम आपकी परेशानियों का निदान नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर इसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं, हम आपको नोट्स भी फोटो पहुंचाए, और ऐसा कोई सा क्वेश्चन होता है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार एक बार समझना है सर से किसी भी टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल वो क्वेश्चन भी आप हमें पहुंचाइए। हम उसे सॉर्ट आउट यहाँ पर करेंगे, हम आपको फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वो समझ में जाए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक जाओ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका भाग 1 था। अब हम मिलते हैं इसी चैप्टर के भाग 2 में। नमस्कार।